हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आज आप सबको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने वृद्धि व विकास क्या होता है, वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, विकास की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो की आपको रेगुलर रिपीट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सहसावस्था के बारे में। सहसावस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला, सहसावस्था के कुछ अन्य नाम क्या होते हैं, सहसावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं सहसावस्था के बारे में। सहसावस्था सहसावस्था आपके जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, सहसावस्था। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं मानी है, अवस्थाओं की आयु मानी है। जैसे सहसावस्था को लगभग सारे मनोवैज्ञानिक 5 से 6 वर्ष का मानते हैं, लेकिन कुछ इसे 5 वर्ष भी कहते हैं, कुछ 6 वर्ष भी कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर आपसे सामान्यता पूछेगा तो आपको 5 से 6 वर्ष ही लगाना है। सहसावस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कथन कहे हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने कहा कि सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल का तात्पर्य क्या होता है, बालक सबसे अच्छा सीखता है, सबसे ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है सहसावस्था में। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो हर चीज़ सीखने के तो प्रयास करता है जन्म के बाद, जैसे वो वर्णों का उच्चारण, माँ बोलना, पापा बोलना और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखता है ना सहसावस्था में। तो इसीलिए सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल कहता है। अगली परिभाषा पढ़ते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने सहसावस्था को खतरनाक काल व अपीली काल कहा। तो हरलॉक ने सहसावस्था को खतरनाक काल व अपीली काल क्यों कहा, क्योंकि अगर आप बाल विकास की अन्य अवस्थाओं के अकॉर्डिंग देखें तो सहसावस्था में क्या होती है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। आप सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की अपेक्षा देखेंगे तो क्या होती है, सहसावस्था में मृत्यु दर ज़्यादा होती है, इसलिए सहसावस्था को खतरनाक काल। इसके अलावा अपीली काल का कि सहसावस्था में बच्चा अपील करता रहता है। बच्चा के अंदर क्या होती है, पर निर्भरता होती है। बच्चा अपने छोटे से छोटे काम के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। इसके अलावा सहसावस्था में बच्चे को सही गलत का ज्ञान नहीं होता। जैसे बच्चे के सामने कोई भी सांप मान लीजिए आ गया, कोई भी वैसी चीज़, तो बच्चा उसको भी पकड़ने का प्रयास करेगा, आग है तो उसको भी छूने का प्रयास करेगा। इससे भी सहसावस्था में बच्चों को बहुत सारे खतरे रहते हैं। इसीलिए हरलॉक ने सहसावस्था को खतरनाक काल व अपीली काल कहा। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि 4-5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो उससे भावी जीवन में बनना होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो सहसावस्था के समय होते हैं, ये 4 से 5 वर्षों में बालक में जिस तरह से गुण, जिस तरह से विशेषताएं जन्म लेती है, उसी के अकॉर्डिंग निर्धारण हो जाता है कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। जैसे इस समय बच्चे की जिस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है वही जाके उसकी शायद हॉबी बन जाती है। हो सकता है कि बच्चा उसी क्षेत्र में कैरियर बनाए। तो इसलिए कहते हैं 4-5 वर्ष से सहसावस्था के जो काल होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं सहसावस्था के कुछ अन्य नाम। सहसावस्था के अलग अलग नाम हैं। जैसे सबसे पहले अतार्किक चिंतन की अवस्था। सहसावस्था को अतार्किक चिंतन कहते हैं। चिंतन आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अतार्किक चिंतन, दूसरा होता है तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन। तार्किक चिंतन को मूर्त चिंतन भी कहते हैं और तीसरा आपका कौन सा होता है, अमूर्त चिंतन। अब जैसे अतार्किक चिंतन क्या होता है, अतार्किक चिंतन बच्चा कब करता है, सहसावस्था में। मूर्त चिंतन कब करता है, बाल्यावस्था में। और अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है, किशोरावस्था में। सहसावस्था में बच्चा जो चिंतन करता है उसका कोई तर्क नहीं होता, बिना किसी तर्क पे चिंतन करता है। जैसे हो सकता है इस टाइम पे बच्चे टेंशन ले लेते हैं, अरे कोई मेरा टॉय तो नहीं ले लेगा। जैसे बच्चा स्कूल गया तो क्या करते हैं, अपने टॉय छुपा के रख के जाता है कि अगर मम्मी दीदी टॉय ना ले ले, भैया टॉय ना ले ले। तो क्या होता है, बच्चे अतार्किक चिंतन करते हैं बिना किसी तर्क के आधार पर। कई बार उसे टेंशन होती है कि कोई मेरी चॉकलेट ना ले ले, कोई टॉफ़ी ना ले ले। इस तरह के चिंतन करता रहता है बच्चा सहसावस्था में। तो सहसावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसके अलावा सहसावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं।
सहसावस्था को भावी जीवन की आधारशिला क्यों कहते हैं? क्योंकि सहसावस्था में जिस तरह से बच्चे को पोषण मिलता है, जिस तरह का वातावरण मिलता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो उसके आगे के जीवन के लिए एक पथ निर्धारित करता है। जैसे कोई बच्चा सहसावस्था में है, सहसावस्था में बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल पाता। अगर उचित पोषण नहीं मिलता तो बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, जिससे उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। क्योंकि विकास वाला टॉपिक मैंने आपको समझाया था ना, विकास के सभी बच्चे क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो इसीलिए सहसावस्था में बच्चे को उचित पोषण, उचित माहौल मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। अब मान लीजिए पोषण तो उचित मिल रहा है, लेकिन उसको एक ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे वो अच्छे से सीख सके, उसकी स्टडी पे, उसकी पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, बच्चे का वातावरण अच्छा नहीं हो पाएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, नहीं सीख पाएगा। इसीलिए सहसावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सहसावस्था को खिलौनों की आयु भी बोलते हैं। इसको हम टॉयज एज कहते हैं, क्योंकि सहसावस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने टॉय के साथ खेलते रहते हैं। उन्हें अपने टॉय बहुत पसंद होते हैं। बहुत सारे अपने छोटे बच्चों को अपने घर में देखा होगा कि अपने टॉय किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। अगर शेयर करते भी हैं तो मम्मी की डांट या किसी डर से करते हैं, या फिर ऐसे कि आप मुझे चॉकलेट दोगी तो मैं आपको अपने साथ टॉय शेयर करूँगा। इसलिए इसको खिलौनों की आयु भी कहते हैं। सहसावस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि सहसावस्था में जो बच्चा सीखता है अधिकतर कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके, नकल करके, अर्जन करता है। जैसे अधिगम व अर्जन दो प्रक्रियाएं होती है ना। अधिगम क्या होता है, जब हम किसी एक्सपर्ट के पास जाके एक निश्चित समय में जाके सीखते हैं। अर्जन क्या होता है, जब हम किसी को देख के, अनुकरण करके, नकल करके, वो क्या होता है, अर्जन। तो सहसावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करता है। पहले कुछ वर्षों में जैसे मम्मी ने बोला बेटा ये पानी है, बेटा ये चीज़ है, बेटा ये देखो पंखा है, तो वो सब चीज़ों का धीरे धीरे अनुकरण करता है कि मम्मी ने इसको पंखा बोला तो ये क्या है, पंखा है, ये पानी है, ये पापा हैं, ये मम्मा है। ऐसे सारी चीज़ों का बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। तो सहसावस्था को इसीलिए अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सहसावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। सहसावस्था में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास अन्य अवस्था के अपेक्षा तीव्र गति से होता है। जैसे बाल्यावस्था में जाते जाते बच्चे का शारीरिक विकास क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है, जबकि किशोरावस्था में जाके फिर यह तीव्र हो जाता है। इसी तरह से आपके सहसावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, आपने बच्चे को देखा, उसका 3-4 महीने बाद ही आप देखिए तो देखेंगे बच्चे का काफ़ी डेवलप हो जाता है। आप बोलते हो ना, अरे वाह इतनी जल्दी बढ़ गया, क्योंकि उसका शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चे जन्म के बाद से ही तो सीखना प्रारंभ करता है। अधिकतर चीज़ें क्या होती है, बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो सीखने का आदर्श काल कहा जाता है किसको, सहसावस्था को। सहसावस्था में जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। बच्चे में क्या होता है, जिज्ञासा की भावना पाई जाती है। कोई भी नई चीज़ को देखते हैं तो बच्चा क्या होता है, तुरंत उसको जानने का प्रयास करता है। जैसे आप बच्चे को मार्केट में लेके जाइए तो कुछ भी नया देखेगा तो पूछेगा मम्मा ये क्या है, ये कैसे क्या है, ये क्या चीज़ है। जैसे कोई पक्षी को देखेगा तो कहेगा मम्मा ये कैसे उड़ रहा है, हम क्यों नहीं उड़ पाते। ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। वो हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। जैसे घर में बहुत सारी चीज़ों को देखेगा तो बोलेगा मम्मा ये क्यों है, ये ऐसा क्या है, ये क्या है। बहुत कुछ भी वो देखता है तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं जानूं। जैसे देखते हैं ना कि बच्चों में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे अपने टॉय होते हैं उनको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, मम्मा ये गाड़ी कैसे चल रही है, ये गाड़ी कैसे बोल रही। ऐसे क्वेश्चन उसमें जिज्ञासा की भावना होती है। और क्या होता है, सहसावस्था में परनिर्भरता होती है। परनिर्भरता का तात्पर्य क्या होता है कि सहसावस्था में जो बच्चा होता है दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। तो सहसावस्था में क्या होती है, परनिर्भरता की भावना होती है। स्वप्रेम की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहसावस्था में बालक में क्या होती है, बालक या बालिका में स्वप्रेम की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी स्वप्रेम को फ्राइड ने नर्सिज्म बोला था। तो कई बार ऐसे पूछ सकता है कि नर्सिज्म की भावना कब पाई जाती है, तो नर्सिज्म की भावना आपके सहसावस्था में पाई जाती है।
इसको नर्सिज्म बोला किसने था? तो किसने बोला था? फ्राइड ने। किसको? स्वप्रेम को। तो सहसावस्था में बच्चे में क्या होती है? स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लगता है सारे टॉय मुझे ही मिल जाए, जितना भी चीज़ें मुझे मिले, पेरेंट्स सिर्फ मेरी तारीफ करें। छोटा बच्चा होता है उसे लगता है नहीं मम्मा सिर्फ मुझे लें, मेरे से प्यार करें, क्योंकि उसमें क्या होती है? स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या होता है? इसमें व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसका जैसा ये व्यवहार होता है उसमें मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे आप बच्चे को लेके जाइए मार्केट, उसे कोई एक टॉय पसंद आ जाए, ठीक है, अब आप उस टॉय को दिलाने से मना कर दीजिए कि बेटा नहीं, इस टॉय को नहीं ले सकते, तो क्या करेगा बच्चा? वहाँ पे रोने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी सामाजिकता व नैतिकता की भावना नहीं होती कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रोना है। अब यही काम आप किशोरावस्था के एक बच्चे के साथ करिए। उस बच्चे को लेके जाइए, उसे वो टॉय पसंद आ जाए, आप उसे नहीं दिलाएंगे तो उसी जगह पे नहीं रोएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है? सामाजिकता की भावना आ जाती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? बच्चे में सामाजिकता की भावना नहीं होती है। उसका व्यवहार उसके मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगर उसको खुश है तो बच्चा हंसने लगेगा उसी टाइम पे, अगर वो दुखी है तो रोने लगेगा। ये नहीं सोचेगा सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसका व्यवहार जो भी होता है उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। सहसावस्था में क्या होता है? सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि सामान्य वाला आपको क्या देखेगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि उसका व्यवहार क्या होता है? उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। बच्चे में अभी भी नैतिकता की ज़्यादा भावना नहीं होती कि अगर जैसे उसे कोई पसंद नहीं आता है, घर में कोई पेरेंट्स आया, पेरेंट्स के साथ में उनके कोई फ्रेंड आए, उसे नहीं पसंद आए, उसे डांट देंगे तो कह देते हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा कि वो तो बहुत गंदे हैं, अंकल बहुत गंदे, आंटी बहुत गंदी है, क्योंकि उसमें नैतिकता की भावना नहीं होती कि नहीं हमें उनके सामने नहीं बोलना है। इस तरह से बच्चे में क्या होता है? सहसावस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इस तरह से आज हमने सहसावस्था के बारे में, सहसावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में सहसावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भाषाई विकास कैसे होता है, इन सब का आपस में प्रभाव कैसे पड़ता है, ये सब इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।